ये है हमारा हिस्ट्री चैप्टर 9A का थर्ड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, कुछ कॉजेस रेनेसेंस के पढ़े हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ रेनेसेंस कि जो रेनेसेंस था उससे क्या इफेक्ट पड़े, क्या इम्पैक्ट पड़े और कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट तो हम पढ़ते हैं कि पेंटिंग्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और म्यूज़िक, ये सब बहुत से इम्पैक्ट पड़े हैं। लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पेंटिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब वो पेंटिंग ऐसी बनाते थे, जो उस टाइम पे, उस पीरियड में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो इस टाइप से बनाई गई थी। जो आर्टिस्ट थे वो इस तरह से बनाए थे कि वो पूरा एकदम नेचुरली देख करके, उस पेंटिंग को देख कर एकदम नेचुरली लग रहा था कि वो पेंटिंग एकदम नेचुरल है। उसको देखने से उसकी इनर क्वालिटी भी देखो तो उसकी इनर क्वालिटी भी समझ में आ रही थी। उस पेंटिंग से जो दयालुपन था जो उस पेंटिंग में बनाई गई थी, वो सब चीज़ें फील हो रही थी। ठीक है, तो कुछ पेंटर्स थे, कुछ ग्रेट पेंटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। उसके बारे में देखते हैं। पेंटिंग्स में सबसे पहले हम देखते हैं इटालियन पेंटर्स थे लियोनार्डो डा विंसी। लियोनार्डो डा विंसी ये इटालियन पेंटर थे। इन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई है, एक तो मोनालिसा, दूसरी है द लास्ट सुपर, और तीसरी कौन सी है, द विर्जिन एंड द चाइल्ड, ये कुछ तीन काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटिंग है और काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पेंटिंग है। किनकी, लियोनार्ड डा विंसी की। ये कौन थे, ये इटालियन पेंटर थे लियोनार्डो विंसी। और इनकी कौन कौन सी पेंटिंग है, मोनालिसा, द लास्ट सुपर और द विर्जिन एंड द चाइल्ड। नेक्स्ट पेंटर कौन से थे, माइकल एंजेलो। 400 फ्रेस्कोस पेंटिंग बनाए हैं। कहाँ पर, सिस्टीन चैपल। सिस्टीन चैपल कहाँ पर है, रोम में। सिस्टीन चैपल एक चर्च जैसा है, उसी में इन्होंने पेंटिंग की है। उसकी सीलिंग में मीन्स जो जिस सरफेस पे फैन, पंखा वगैरह लगा रहता है, तो उस वही सरफेस में 400 फ्रेस्कोस पेंटिंग बनाए थे। कौन, माइकल एंजेलो। कहाँ पर, रोम में है सिस्टीन चैपल। इसकी सीलिंग में 400 फ्रेस्को पेंटिंग बनाए थे। फ्रेस्को पेंटिंग कई बार चैप्टर में आया है, इसके पहले भी कई चैप्टर्स में आया है। हम फिर से बता देते हैं कि फ्रेस्को पेंटिंग क्या है। फ्रेस्को पेंटिंग वो पेंटिंग है जो जब उसमें पेंटिंग करते हैं, कब करते हैं, जब जो प्लास्टर होता है वो वेट रहता है, मीन्स जब प्लास्टर गीला रहता है तभी उस पर पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, वही कौन सी पेंटिंग है, फ्रेस्को पेंटिंग है। और इसको काफ़ी टाइम बाद देखने में भी ये फ्रेस्को पेंटिंग लगता है कि ये अभी ही एकदम न्यूली पेंट किया गया है इसको। ठीक है, ये कौन सी पेंटिंग है, फ्रेस्को पेंटिंग है, जिसे सिस्टीन चैपल के सीलिंग में बनाए थे। 400 पेंटिंग्स बनी थी, कहाँ पर, रोम में। और कौन बनवाए थे, माइकल एंजेलो। ठीक है, और इनकी एक बेस्ट पीस थी, मीन्स बेस्ट पेंटिंग जो थी, बहुत ढेर सारी पेंटिंग्स बनाए थे, लेकिन उन सब में से जो सबसे बेस्ट थी वो कौन सी थी, लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट पेंटिंग है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। मीन्स जितनी भी पेंटिंग उन्होंने बनाई थी उसमें से सबसे अच्छी पेंटिंग कौन थी, लास्ट जजमेंट। और जो पेंटिंग बनाए थे वो भी अच्छी थी, खराब नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स थी। लेकिन उन सब पेंटिंग्स में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट थी वो कौन सी थी, लास्ट जजमेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट है राफेल्स। राफेल्स कौन थे, मतलब ये
कुछ टाइम के लिए पोप सर्विस में थे, कुछ साल के लिए पोप सर्विस मतलब होता है जो चर्च में पोप रहते हैं, ठीक है, जैसे टेम्पल्स में पुजारी रहते हैं, प्रीस्ट रहते हैं, वैसे ही चर्च में पोप रहते हैं। तो पोप की सर्विस में भी ये कई साल तक पोप थे। फिर आर्टिस्ट थे और इन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई है? सिस्टीन मैडोना, ठीक है, ये इनकी पेंटिंग है। और ये किस स्कूल के आर्टिस्ट थे? फ्लोरेंटाइन स्कूल के एक ग्रेट आर्टिस्ट थे। समझ में आ रहा है? राफेल की पेंटिंग है सिस्टीन मैडोना और ये किस स्कूल के ग्रेट आर्टिस्ट थे? फ्लोरेंटाइन स्कूल के ग्रेट आर्टिस्ट थे और ये कुछ साल के लिए पोप सर्विस में भी काम किए हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए, हम और पेंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जियोट्टो कौन है? ये भी एक इटालियन पेंटर थे जो किस चीज़ में एक्सीलेंट थे? ऑयल पेंटिंग में। जो ऑयल पेंटिंग होती थी उस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सेल्ड मीन्स एक्सीलेंट कौन थे? जियोट्टो इटालियन पेंटर थे। ठीक है, इनकी जो पेंटिंग थी वो पूरा शेड करके, कलर शेड, आउटलाइनिंग करके इस तरह से पेंटिंग बनाते थे, ऑयल पेंटिंग। नेक्स्ट है पेंटर्स इन अदर कंट्रीज। बहुत, ये सब तो हम किन पेंटर्स के बारे में पढ़े हैं? जो यूरोप के ही पेंटर्स थे। ठीक है, और कुछ और पेंटर्स हैं जो दूसरी कंट्रियों के थे। कौन कौन से? जैसे एलर्स्ट ड्यूरर एंड हॉलबेन, कहाँ के? जर्मनी के। एलर्स्ट ड्यूरर और हॉलबेन कहाँ के थे? जर्मनी के। वेलेस्क्यूज, म्यूरिला और एलग्रिसो ये कहाँ के थे? स्पेन के थे। और रूबेंस और वैन ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी और जो भी पेंटर्स थे ये कहाँ के थे? इटली के थे, यूरोप के थे। इसके अलावा भी और भी जो अदर कंट्रियों के पेंटर्स थे जो यूरोप में रेनेसेंस में उस मूवमेंट में इन्होंने हेल्प की, पेंटिंग्स बनाई, दूसरी कंट्रियों के थे जो पेंटर्स। कौन कौन से? एलर्स्ट ड्यूरर, हॉलबेन कहाँ से थे? जर्मनी से। स्पेन से थे वेलेस्क्यूज, म्यूरिला और एलग्रिसो। और हॉलैंड के थे रूबेंस और वैन। ठीक है, समझ में आया इतना? ये पेंटिंग्स के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है? स्कल्पचर में लॉरेंजो ग्लिबर्टी took 20 years to make 2 pairs of bronze door for the baptistry at Florence. ये कौन है? लॉरेंजो ग्लिबर्टी। लॉरेंजो ग्लिबर्टी स्कल्पचरिस्ट है। स्कल्पचरिस्ट हैं, मतलब ये स्कल्पचर्स बनाते थे। मतलब क्या है? स्कल्पचर कौन होते हैं? स्कल्पचरिस्ट जो स्कल्पचर्स बनाते थे, जो मूर्तियां बनाते थे, मूर्तिकार जिसे कहते हैं। ठीक है, इन्हें 20 साल लगे इन्हें एक ब्रॉन्ज डोर के 2 पेयर बनाने में इन्हें 20 साल लगे हैं। और ये डोर कहाँ के लिए बना रहे थे? बैप्टिस्ट्री फ्लोरेंस ये जगह का नाम है। फ्लोरेंस बैप्टिस्ट्री, जो फ्लोरेंस में बैप्टिस्ट्री थी मीन्स होली प्लेस, एक चर्च था। बैप्टिस्ट्री क्या है? ये चर्च है। ठीक है, फ्लोरेंस में चर्च था। इसमें जो डोर थे, बैप्टिस्ट्री के जो डोर थे वो किस चीज़ से बनाए थे? ब्रॉन्ज से। और उसको डिज़ाइन करने में, उसको बनाने में टोटल 20 इयर्स लग गए थे। किन्हें? लॉरेंजो ग्लिबर्टी को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं माइकल एंजेलो प्रोक्लेम्ड। माइकल एंजेलो क्या कहें इस डोर के बारे में कि दे वर वर्दी ऑफ बीइंग प्लेस्ड एट द एंट्रेंस ऑफ
पैराडाइज। इनका कहना क्या था, ये जो डोर है ब्रॉन्ज डोर, ये ब्रॉन्ज डोर जो बैप्टिस्ट्री के लिए लॉरेंसो ग्लिबर्टी बनाए थे, इसके बारे में माइकल एंजेलो क्या कह रहे हैं कि ये डोर इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि इसको कहाँ पर होना चाहिए था, स्वर्ग मीन्स पैराडाइज का एंट्रेंस जो गेट है वहाँ पर ये गेट होना चाहिए था। ये डोर जो है ब्रॉन्ज डोर कहाँ पर होना चाहिए था, स्वर्ग, जो स्वर्ग होता है, जो पैराडाइज है स्वर्ग, वहाँ का जो एंट्रेंस होगा, वहाँ का जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर ये डोर होना चाहिए। ऐसा कौन कहे हैं, माइकल एंजेलो, क्योंकि ये डोर जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाए थे, कौन, लॉरेंसो ग्लिबर्टी। समझ में आया इतना। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो के ही कुछ स्टैचू बनाए थे, जैसे डेविड, मोसेस और पीटा। डेविड, मोसेस और पीटा, ये किनका वर्क था, माइकल एंजेलो का। मतलब ये स्टैचू बनाए थे कौन, माइकल एंजेलो। और माइकल एंजेलो इटली के बहुत ही ज़्यादा फेमस या बहुत ग्रेट जो स्कल्पचरिस्ट थे वो कौन थे, माइकल एंजेलो थे। ये बहुत स्टैचूज बनाए थे, जिसमें से ये 3 स्टैचू जो है बहुत ही ज़्यादा इनका ग्रेट वर्क था इन स्टैचुओं पर। नेक्स्ट है स्कल्पचरिस्ट डोनाटेलो। डोनाटेलो ये भी एक स्कल्पचरिस्ट है। सेंट जॉर्ज इन फ्लोरेंस क्या बनाए हैं, सेंट जॉर्ज का स्कल्पचर बनाए हैं, कहाँ पर, फ्लोरेंस में। सेंट मार्क, सेंट जॉर्ज का स्कल्पचर फ्लोरेंस में, सेंट मार्क वेनिस में। और ग्रुप ऑफ यंग एंजल्स, ये स्कल्पचर्स थे किनके, डोनाटेलो के। ठीक है, डोनाटेलो के कुछ स्कल्पचर्स थे, कौन कौन से, जैसे इन्होंने फ्लोरेंस में सेंट जॉर्ज बनाए, वेनिस में सेंट मार्क, और ग्रुप ऑफ यंग एंजल्स मीन्स कई एंजल्स जो परी होती है, यंग जो एंजल्स थी उनका कई ग्रुप था, मतलब कई ढेर सारी थी, वही ग्रुप को स्कल्पचर्स में इन्होंने बनाया है। ठीक है, समझ में आया स्कल्पचर्स। फिर से एक बार देखते हैं। लॉरेंसो ग्लिबर्टी स्कल्पचरिस्ट थे जिन्होंने ब्रॉन्ज डोर बनाया है, किस चीज़, कहाँ पर, बैप्टिस्ट्री जो चर्च है कहाँ पर, फ्लोरेंस में है। और इस डोर को बनाने में कितने साल लगे हैं, 20 ईयर्स लगे हैं। माइकल एंजेलो क्या कहें इस डोर के बारे में, दे वर वर्दी ऑफ बीइंग प्लेस्ड एट द एंट्रेंस ऑफ पैराडाइज। ठीक है, स्टैचू ऑफ डेविड, स्टैचू ऑफ मोसेस एंड स्टैचू ऑफ पीटा, ये किनका वर्क था, माइकल एंजेलो का। इटली के ये बहुत ही ग्रेट स्कल्पचरिस्ट थे। डोनाटेलो सेंट जॉर्ज फ्लोरेंस में, सेंट मार्क वेनिस में, और ग्रुप ऑफ यंग एंजल्स, ये कुछ स्कल्पचरिस्ट के कुछ स्कल्पचर्स थे। समझ में आया इतना, नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब जो काफ़ी आर्किटेक्चर में जो काफ़ी बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, जैसे पैलेस हो गया, मीन्स काफ़ी बड़े महल बना दिए, ये सब क्या कहलाते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, वो सब चीज़ें आर्किटेक्चर कहलाती हैं। रिजेक्टेड रेनेसेंस के टाइम पे, ड्यूरिंग रेनेसेंस क्या किए हैं वहाँ के लोग, ओल्ड गॉथिक एज को, गोथिक स्टाइल को क्या किए हैं, रिजेक्ट करके एक्सेप्ट कौन सी स्टाइल को किए हैं, ग्रीको रोमन क्लासिकल आर्किटेक्चर को एक्सेप्ट किए हैं। गोथिक स्टाइल क्या है, गोथिक स्टाइल जो 12th सेंचुरी में जो स्टाइल थी आर्किटेक्चर को बनाने में, मीन्स आर्क्स वगैरह, ऐसे ये आर्क्स वगैरह बना करके उस आर्किटेक्चर को बनाना, तो ये सब चीज़ें रिजेक्ट करके नई स्टाइल को एक्सेप्ट किए। गोथिक स्टाइल को रिजेक्ट करके कौन सी स्टाइल को एक्सेप्ट किए, ग्रीको रोमन स्टाइल को, ग्रीको रोमन
क्लासिकल आर्किटेक्चर को एक्सेप्ट किए। उसमें से एक ग्रेट आर्किटेक्चर कौन सा था? सेंट पीटर्स चर्च एट रोम। रेनेसांस के टाइम पे जो सबसे ग्रेट आर्किटेक्चर था वो कौन सा था? सेंट पीटर्स चर्च। कहाँ पर है? रोम में। रोम में इस चर्च में 80,000 पीपल एक टाइम पे, मीन्स एक बार में एक टाइम पे 80,000 पीपल आराम से वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। और 400 फीट हाई डोम, जो डोम बना हुआ था, जो गुंबद बना हुआ था उस चर्च में, वो कितना ऊंचा था? 400 फीट ऊंचाई पर ये डोम बना हुआ था, ठीक है। ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है रेनेसांस में। समझ में आ रहा है? सबसे ग्रेट आर्किटेक्चर कौन सा था? सेंट पीटर्स चर्च। कहाँ पर? रोम में। इसमें 8,000 पीपल लोग एक टाइम पर आ सकते हैं और 400 फीट ऊंचाई पर ये डोम बना हुआ था। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखते हैं कुछ और रेनेसांस के टाइम पे कुछ और ग्रेट आर्किटेक्चर थे। कौन कौन से? सेंट पॉल। कहाँ पर? लंदन में। सेंट मार्क वेनिस में। पिट्टी पैलेस इन फ्लोरेंस और फेरनेस पैलेस इन रोम। मतलब सेंट पॉल कहाँ पर था? लंदन में। सेंट मार्क वेनिस में था। पिट्टी पैलेस फ्लोरेंस में और फेरनेस पैलेस रोम में। ये भी कुछ ग्रेट आर्किटेक्चर्स थे रेनेसांस के टाइम पे। समझ में आया? ये सब किस चीज़ के बारे में हम पढ़े हैं? आर्किटेक्चर के बारे में। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिक। म्यूजिक में क्या चेंजेस थे? इंस्ट्रूमेंट वायलिन एंड पियानो बिकम पॉपुलर। रेनेसांस के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? वायलिन और पियानो, ठीक है। कुछ ग्रेट म्यूजिशियन थे जैसे पैलेस्ट्रीना। पैलेस्ट्रीना ये म्यूजिशियन थे कहाँ के? रोमन स्कूल के। रोमन स्कूल के ये म्यूजिशियन थे, ग्रेट म्यूजिशियन थे। कौन? पैलेस्ट्रीना। और इन्होंने एक म्यूजिक बुक कंपोज की है। कौन सी? बुक ऑफ मॉसेस। कब? 1554 AD में, ठीक है। पैलेस्ट्रीना म्यूजिशियन थे कहाँ के? रोमन स्कूल के। और एक बुक कंपोज की है, म्यूजिकल बुक। कौन सी? बुक ऑफ मॉसेस इन 1554 AD, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट म्यूजिशियन कौन से थे? जियोवन्नी गैब्रिएली एंड एड्रियन विलेकार्ट, म्यूजिशियन ऑफ वेनिस स्कूल इन इटली। ये कुछ दो अलग फेमस और ग्रेट म्यूजिशियन थे। जियोवन्नी गैब्रिएली और एड्रियन विलेकार्ट म्यूजिशियन कहाँ के थे? ये वेनिस स्कूल के, इटली के, ठीक है। इटली में जो वेनिस स्कूल था वहाँ के ये दोनों ग्रेट म्यूजिशियन और काफ़ी ज़्यादा फेमस म्यूजिशियन थे। समझ में आया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन ज़्यादा फेमस था? वायलिन और पियानो। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट इम्पैक्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस ऑन साइंस। साइंस में क्या इम्पैक्ट पड़ा है रेनेसांस का, वो देखते हैं। पहले है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जो स्पेस के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? एस्ट्रोनॉमी है। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल हेवनली बॉडीज इंक्लूडिंग सन गो राउंड द अर्थ वंस इन 24 आवर्स। पहले काफ़ी सेंचुरीज तक, मीन्स काफ़ी टाइम तक वहाँ के लोग क्या समझते थे कि हेवनली बॉडीज़ है, सन भी, मतलब पूरी जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं अर्थ के अलावा जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं इंक्लूडिंग सन, सन भी वो क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है 24 घंटे में एक बार, मीन्स 24 आवर्स में एक बार एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं और सन,
ये चीज़ें पहले के लोग मीन्स काफ़ी टाइम तक यही थ्योरी को मानते थे। फिर इसके बाद आए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस 1473 से 1543 तक थे। मीन्स कॉपरनिकस कब बॉर्न हुए थे? 1473 में, और इनकी डेथ कब हुई है? 1543 में। कॉपरनिकस क्या प्रूव किए कि अर्थ और जो भी अदर प्लैनेट्स हैं वो मूव राउंड द सन एंड अर्थ इज राउंड इन शेप। कॉपरनिकस क्या प्रूव किए कि अर्थ है और जो भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के राउंड मूव कर रही है। जो अर्थ है, अर्थ के अलावा जितने भी और भी प्लैनेट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? सन के राउंड मूव कर रहे हैं। और अर्थ किस शेप में है? राउंड शेप में। ठीक है, मीन्स सर्कुलर शेप में। इनकी थ्योरी क्या थी कि सन के राउंड तो घूम रहे हैं, किस उसमें? राउंड शेप में, ये सर्कुलर शेप में ये राउंड कर रहे हैं, मीन्स उसके चक्कर लगा रहे हैं। और अर्थ का शेप क्या है? राउंड शेप है, मीन्स सर्कुलर शेप है। ये कौन थ्योरी दिए है? कॉपरनिकस। अब साइंस अगर हम देखें तो साइंस स्टार्ट कहाँ से हुई? इम्पैक्ट रेनेसेंस में साइंस में रोजर बैकन सबसे पहले ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में कौन सोचे? रोजर बैकन। ठीक है, इस वजह से फिर इसके बाद धीरे धीरे साइंटिफिक चीज़ों में और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। अब जैसे मान लीजिए कि दिन और रात हो रही है, मीन्स डे और नाइट रोज हो रही है 24 आवर्स में, तो क्या सोचें कि क्यों हो रही है? अगर दिन हो रहा तो क्यों हो रहा है, रात हो रही है तो क्यों हो रही है? तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाने लगे और तब जाकर फिर धीरे धीरे साइंस में और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगे और ज़्यादा नॉलेज मिलने लगी। ठीक है, समझ में आया? ये तो साइंस हो गया, यहाँ तक समझ में आया कॉपरनिकस के बारे में। नेक्स्ट, कॉपरनिकस की ये थ्योरी के बाद कौन आए? जर्मन के एस्ट्रोनॉमर जॉन केपलर। जॉन केपलर कौन थे? ये जर्मन के एस्ट्रोनॉमर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1571 में। इनका बर्थ कब हुआ था? 1571 में, और इनकी डेथ 1630 में हुई थी। इन्होंने क्या प्रूव किया? प्रूव दैट प्लैनेट्स मूव राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्डर। इन्होंने ये कहा कि अर्थ या जो भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रही हैं, लेकिन राउंड शेप में नहीं घूम रही हैं। कॉपरनिकस क्या कहें? ये सन है और जो प्लैनेट्स हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में, मीन्स सर्कुलर शेप में उसके चक्कर लगा रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। लेकिन जर्मन के एस्ट्रोनॉमर जॉन केपलर क्या कहें कि सर्कुलर शेप में नहीं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये सन है, ठीक है, और जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस शेप में, किस तरह? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये क्या है? ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इस तरह से इस ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? सन के चक्कर लगा रहे हैं, मीन्स सन के अराउंड घूम रहे हैं। समझ में आया? ये थ्योरी कौन दिए हैं? जर्मन के एस्ट्रोनॉमर जॉन केपलर। नेक्स्ट है गैलीलियो। 1564 में इनका बर्थ हुआ था और 1662 में इनकी डेथ हो गई थी। गैलीलियो इटालियन थे, इटालियन के ही एक साइंटिस्ट थे। कौन? गैलीलियो। इन्होंने क्या इन्वेंट किया? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का इन्वेंशन कौन किए? गैलीलियो। इसके बाद जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन कर दिए, इसके बाद कौन से आए हैं? इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन 1642 में इनका बर्थ हुआ था
और 1727 में इनकी डेथ हो गई थी इसाक न्यूटन की। और ये क्या डिस्कवर किए हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी के बारे में कौन बताए हैं? इसाक न्यूटन बताए हैं। समझ में आया इतना? ये किस चीज के बारे में हम पढ़े हैं? एस्ट्रोनॉमी के बारे में, कि साइंस में क्या इम्पैक्ट पड़ा था रेनेसेंस में। समझ में आ गया इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स में देखते हैं। स्टेवन एक फिजिशियन थे। 1548 में बॉर्न हुए और 1620 में इनकी डेथ हो गई थी। ये क्या डिस्कवर किए हैं? स्टेवन डिस्कवर्ड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। ये कौन सा लॉ दिए हैं? पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। फोर्स का जो पैरेललोग्राम लॉ है, इसे इन्होंने डिस्कवर किया है। गैलीलियो, नेक्स्ट गैलीलियो है। गैलीलियो क्या किए थे? टेलीस्कोप का इन्वेंशन किए थे और ये एक फिजिशियन भी थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि कोई बॉडी है, मीन्स कोई भी चीज़ है, अगर वो फॉल कर रही है तो उसका वो किस चीज़ पर डिपेंड है? उसकी डिस्टेंस पर, कि वो कितनी डिस्टेंस पर है, उस हिसाब से उसकी स्पीड होगी। ठीक है, जो स्पीड है, कोई भी मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है मान लीजिए, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? अगर ये इसको काफ़ी दूर से गिर रहा है, ठीक है, तो इसकी स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड होगी? कि कितनी डिस्टेंस से गिर रहा है नीचे, ये कितनी डिस्टेंस से ऊपर से नीचे गिर रहा है। जो स्पीड होगी वो उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, इसके वेट पर डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है गैलीलियो और क्या इन्वेंट किए हैं? थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर होता है, टेम्परेचर जिससे नापते हैं, वो थर्मोमीटर भी कौन इन्वेंट किए हैं? गैलीलियो। और हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस। हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस क्या है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ये सब चीज़ को जो मेज़र करते हैं, वो क्या है? हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डायनेमिक्स। लॉ ऑफ डायनेमिक्स के बारे में भी कौन बताए हैं? ये गैलीलियो। मीन्स जो स्पीड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो कैसी है, किस तरह उसकी स्पीड होगी, तो वो सब चीज़ें कौन बताए हैं? गैलीलियो। समझ में आ गया इतना? स्टेवन क्या डिस्कवर किए हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। गैलीलियो प्रूव किए हैं कि जो फॉलिंग बॉडी है उसकी स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? डिस्टेंस से, कि वो कितने डिस्टेंस से नीचे गिर रहा है। वेट से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। गैलीलियो क्या इन्वेंट किए हैं? थर्मोमीटर, हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस और लॉ ऑफ डायनेमिक्स भी कौन दिए हैं? गैलीलियो। समझ में आ गया इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। इस फील्ड में कौन कौन लोग थे? वेसेलियस कौन थे? ये ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में स्टडी किए थे। वेसेलियस एक करेक्ट पिक्चर दिए थे, मीन्स एक करेक्ट स्ट्रक्चर दिए थे। किसका? ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का एक पूरा करेक्ट स्ट्रक्चर दिए थे, करेक्ट पोस्चर दिए थे। कौन? वेसेलियस। कि इस तरह से पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। वेसेलियस का बर्थ कब हुआ था? 1514 में, और डेथ कब हुई है? 1564 में। नेक्स्ट आते हैं वेसेलियस के बाद हार्वे। हार्वे का जन्म 1578 में और डेथ कब हुई है? 1675 में। ये क्या प्रूव किए? प्रूव फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडीज डिपेंड्स ऑन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स एंड बैक थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। क्या प्रूव किए? कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो फंक्शन कैसे कर रही है, वर्क कैसे कर रही है, वो किस चीज़ पर डिपेंड है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो हार्ट से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, हार्ट से
पूरे ऑल पार्ट्स बॉडी के और जितने भी पार्ट्स हैं उस जगह पर ब्लड जा रहा है और वापस से ब्लड फिर हार्ट में आ रहा है। तो ये क्या प्रूव किए हैं कि ये किस पर डिपेंड करेगा कि जिस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से पहुंचेगा और वापस से हार्ट में पहुंचेगा, उस टाइप से वो डिपेंड करेगा कि बॉडी का फंक्शन कैसे कर रहा है। ठीक है कि फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी किस पर डिपेंड होगी? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स एंड बैक थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स और आर्टरीज के थ्रू वापस जाना हार्ट में पूरे पार्ट से, वो क्या डिपेंड कर रहा है? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी की, मतलब जो वर्क है बॉडी, ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करेगी, ये इन चीज पर डिपेंड है। नेक्स्ट है पैरासेल्सेस। पैरासेल्सेस 1493 से 1514 तक थे। प्रूफ कनेक्शन बिटवीन केमिकल्स एंड मेडिसिन्स। पैरासेल्सेस क्या प्रूव किए हैं कि केमिकल्स और मेडिसिन्स मीन्स जो केमिकल्स हैं और मेडिसिन्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन है। जो मेडिसिन्स बन रही हैं वो केमिकल्स की हेल्प से बनाई जा रही हैं, तो वो इन्होंने ये प्रूव किया कि केमिकल्स और मेडिसिन्स जो हैं इनके बीच में एक कनेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्डस। कॉर्डस 1515 से 1544 तक थे। मेड ईथर फ्रॉम अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये केमिस्ट थे कॉर्डस, और क्या बनाए हैं? ईथर को बनाए हैं किस चीज़ से? अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड से। अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके क्या बनाए हैं? ईथर बनाए हैं। कौन? कॉर्डस। कॉर्डस के बाद है हेलमाउंट। हेलमाउंट 1577 में इनका जन्म हुआ था और 1644 में इनकी डेथ हो गई थी। कौन? हेलमाउंट। और क्या डिस्कवर किए हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन डिस्कवर किए हैं? हेलमाउंट। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए इसे। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अरब्स टॉट अलजेब्रा एंड न्यूमरल्स टू वेस्ट। अरब क्या बताए? मतलब अरब से ही अलजेब्रा और न्यूमरल्स जो है वो, मतलब जो खोज हुई थी अलजेब्रा और न्यूमरल्स की, वो कहाँ से हुई थी? अरब से। अरब के बाद फिर वेस्ट तरफ ये और ज़्यादा फैलने लगी धीरे धीरे। ज्योमेट्री बाय डेसॉर्गस। डेसॉर्गस 1593 से 1662 तक थे। इन्होंने क्या डिस्कवर की? मीन्स क्या बताएं? ज्योमेट्री के बारे में। नेक्स्ट है डेस्कार्ट्स। डिस्कार्ट्स इंट्रोड्यूस एनालिटिकल ज्योमेट्री। डिस्कार्ट्स क्या बताए हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में। मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में बताएं। नेक्स्ट है स्टेविन। स्टेविन बताए हैं डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइन्स, वेट एंड मेजर्स। स्टेविन बताए हैं डेसिमल सिस्टम किन किन में? कॉइन्स, वेट्स और मेजर्स। किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं वो मतलब ऐसा तो नहीं है, कोई भी अगर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ ये 3 है, अगर हम यहाँ से यहाँ मेज़र कर रहे हैं तो क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। तो इस चीज़ की खोज कौन किए थे? इस चीज़ के बारे में कौन बताए थे? स्टेविन बताए थे। ठीक है। जैसे कॉइन है, 1 रुपये है, 2 रुपये है, 3 रुपये है, इस टाइप से अगर हम उसको डेसिमल में अगर कर रहे हैं तो उसको 1.3 या 1.75 रुपीज़, तो ये इस टाइप से। समझ में आया? नेक्स्ट और भी इन्वेंशन हुए थे, और भी डिस्कवरीज हुई थी, जैसे माइक्रोस्कोप। ये सब डिस्कवरीज कब किस टाइम में पढ़ाया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है रेनेसेंस के टाइम पे। रेनेसेंस के टाइम पे जो भी डिस्कवरीज हुई थी, चाहे एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, सब कब के बारे में बताया जा रहा है? रेनेसेंस के टाइम पे। कुछ और इन्वेंशंस थे, जैसे माइक्रोस्कोप है,
प्रिंटिंग प्रेस, गन पाउडर, हैंड गन और भी बहुत सी चीज़ें इन्वेंट हुई थी। इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुई थी 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुई थी। ये एक बुक है जिसमें पूरा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हर चीज़ के बारे में, मतलब जो भी इन्वेंट हुई है उन सब चीज़ों के बारे में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इस बुक में लिखा हुआ है। समझ में आ गया इतना? नोट कर लीजिए। हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट है इम्पैक्ट ऑफ रेनेसेंस ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लिटरेचर और लैंग्वेज में क्या इम्पैक्ट था वो भी देखते हैं। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स खुलवाए थे जिससे और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं शेक्सपियर, और इसी टाइम पे जो ड्रामा है, प्ले है, ये सब बहुत सी चीज़ें लिखी गई थी। शेक्सपियर इंग्लैंड के थे, कार्वेंटेज स्पेन के और होलियरी फ्रांस के थे। ये किस चीज़ के फाउंडर थे? ड्रामा और थिएटर के। ड्रामा और थिएटर के फाउंडर थे कौन? शेक्सपियर इंग्लैंड के थे, कार्वेंटेज स्पेन के और होलियरी फ्रांस के थे। ये फाउंडर थे किस चीज़ के? ड्रामा और थिएटर के। ठीक है, ड्रामा थिएटर क्या है? जो एक तरह से नाटक लिखा जाता है, ठीक है, एक प्ले लिखा जाता है, उस चीज़ के फाउंडर कौन थे? शेक्सपियर, कार्वेंटेज और होलियरी। नेक्स्ट है मैकियावेली इन हिज बुक द प्रिंस हाईलाइटेड द नेशन स्टेट। मैकियावेली जो है, मैकियावेली इनकी बुक है द प्रिंस। इस बुक में इन्होंने किस के बारे में बताया है? नेशन स्टेट के बारे में। जो यूरोप था उसके बारे में, उस नेशन के बारे में इस बुक में इन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लैंड के चौसर्स का बहुत फेमस था कैंटरबरी टेल्स, मोर्स का उतोपिया, बैकन्स के एसेस। ये कौन है? ये सब राइटर्स हैं। चौसर्स के कैंटरबरी टेल्स, मोर्स के उतोपिया, बैकन्स के एसेज, जो बैकन्स के एसे थे वो शेक्सपियर के प्लेज, बेन जॉनसन और मैरलॉस के ड्रामाज, मिल्टन्स के पैराडाइज लॉस्ट और स्पेंसर्स के फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन, ये सब चीज़ें थी जो इन राइटर्स ने ये सारी बुक्स लिटरेचर को लिखी। नेक्स्ट है फ्रेंच रेबेलिसेस। फ्रेंच रेबेलिसेस हीरोइक। फ्रेंच के थे कौन? रेबेलिसेस हीरोइक। इन्होंने दो बुक लिखी, मतलब इन्होंने बुक लिखी ग्रयंतव और पंतग्रुएल। ग्रयंतव एंड पंतग्रुएल कौन लिखे हैं? रेबेलिसेस हीरोइक फ्रेंच के थे। और मॉन्टेस्क्विसेस, मॉन्टेस्क्विसेस क्या लिखे हैं? स्पिरिट ऑफ लॉज। अब देखते हैं होलैंड के थे इरास्मस, स्पेन के कार्वेंटेज और पुर्तगाल के कैमोइन। ठीक है, समझ में आया इतना? लैंग्वेज में बहुत से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोले थे, तो उसमें उन यूनिवर्सिटीज़ में जो दो लैंग्वेज थी, एक तो ग्रीक थी और एक लैटिन। ग्रीक और लैटिन ये दो लैंग्वेज वहाँ पर, मतलब उसी लैंग्वेज में जो भी स्टडी होती थी वो सब उस लैंग्वेज में होती थी। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स में, वो सब चीज़ें। फिर धीरे धीरे जो उनकी मदर लैंग्वेज थी उन सब चीज़ में, मतलब जो मदर लैंग्वेज थी उनकी, वो यूरोप में ज़्यादातर जो ग्रीक में, ग्रीस में ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज ही यूज़ होती थी। ठीक है, अब इस रेनेसेंस का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये कि रेनेसेंस ये जो मूवमेंट था इससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिज्म बढ़ा, मीन्स इक्वालिटी बढ़ी, काफ़ी चीज़ें इन्वेंट हुई, ट्रेड रूट्स वगैरह, और इनसे इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी हुई। मतलब ये जो कंक्लूजन निकला है कि रेनेसेंस मूवमेंट काफ़ी, जो इसका रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है,
इससे फ्यूडालिज्म भी खत्म हुआ। फ्यूडालिज्म में जो जागीरदार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो उस जमीन पर कब्जा करके जबरदस्ती जो फार्मर्स उसमें प्रोडक्शन करते थे, फार्मिंग करते थे, उनसे जबरदस्ती टैक्स लेते थे, तो ये सब चीज़ें खत्म हुई। जो ड्रैगमेटिक था, मीन्स जो कट्टरवादी लोग थे, वो सब भी खत्म हुआ। जो चर्च पर डिपेंडेंट थे वो सब चीज़ें भी हटी, और ज़्यादा नॉलेज भी, मीन्स यूनिवर्सिटीज़ बने, स्कूल्स बने, इससे और भी ज़्यादा स्कॉलर्स वहाँ से निकले, मीन्स और भी ज़्यादा लोग लिटरेट हुए। समझ में आ गया इतना? यहाँ से हमारा चैप्टर 9A द एज ऑफ मॉडर्न एज इन यूरोप रेनेसेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट 9B चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching this lecture.